दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं महेश गुप्ता। संसद का मानसून सत्र जारी है और अब जो मुद्दा संसद में गरमाने जा रहा है वो है सीधे सीधे देश की सुरक्षा और राजनीति से जुड़ा है। एक तरफ पहलगांव में हमारे निर्दोष पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला और दूसरी तरफ सेना का जवाबी ऑपरेशन सिंदूर, जिसने आतंकियों की कमर तोड़ दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस ऑपरेशन के पीछे सिर्फ सुरक्षा का एजेंडा था या इसमें सियासी रणनीति भी छिपी है। विपक्ष पूछ रहा है कि चुनाव नजदीक है तो क्या आतंकवाद पर सर्जिकल नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और सत्ता पक्ष कहता है ये देश के दुश्मनों को जवाब है। इसमें राजनीति क्या देखनी, आज इन्हीं सवालों पर होगी सीधी बहस। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो पार्लियामेंट का जो है मानसून सत्र वो चल रहा है और अब जो मुद्दा संसद में गरमाने जा रहा है वो है सीधे सीधे देश की सुरक्षा और सियासत से जुड़ा है। एक तरफ पहलगांव में हमारे निर्दोष पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें आतंकियों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और दूसरी तरफ सेना का जवाबी ऑपरेशन सिंदूर। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर पे भी कुछ पूछा जाता है तो क्या इसको हम ये माने कि ये सैन्य कार्रवाई थी तो इस पर पूछना देशद्रोह है, इस पर कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए, वो एक राजनीति मानी जाती है, या इसकी सफलता में क्या चीज आड़े आई, कहाँ हमारा क्या नुकसान हुआ, उस नुकसान की क्या वजह थी, ये बात सामने आनी चाहिए। जी जी। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ या उसके बैकग्राउंड में जो परिस्थिति थी पहलगाम में जो भी हुआ, सबसे पहले तो वो चिंता का विषय है। और सरकार हर एक ऐसे विषय पर जिस पर जनता को उन्हें जवाब देना पड़ेगा, जो उनका स्क्रूटनी होगा, उनका जो दावा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, उस दावे को कितना हद तक वो पूरा कर पाए हैं, क्या वास्तव में देश सुरक्षित हाथों में है, इन सारे सवालों का जवाब उन्हें देना नहीं। तो वो इसको या तो अपने मीडिया में, जो इनके गोदी मीडिया है, उसके माध्यम से एक नैरेटिव चलाते हैं जिसमें इस पर सवाल करना ही देशद्रोह माना जाता है या ये मानते हैं। तो ये इस पर अब प्रश्न उठता है कि देश क्या पहली बार इस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? क्या बाहरी जो हमला है देश पर, सैन्य हमला, पहली बार हुआ है? नहीं, इसके पहले भी हुए हैं। पार्लियामेंट में इसके पहले एक प्रकार से हमला हुआ था। उसके पहले देश 2 या 3 जो बड़े युद्ध जो देख चुका है, खासतौर से 1962 में चीन के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के साथ और पुनः 71 में पाकिस्तान के साथ। इन तीनों युद्ध में जो उस समय जो मीडिया थी या जो अखबारों के माध्यम से बताया जाता था, संसद में जो सरकार का एक स्टेटमेंट आता था, वो सभी में ये कोशिश की जाती थी सरकार द्वारा कि इसके जो भी इसके बारे में जो इसके पीछे समस्याएं थी या जो इसकी जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाई जाती थी। अभी जो स्थिति है उसमें सरकार जो है ये पर्दे के पीछे रखती है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि जब उन्होंने एक प्रकार से दावा किया था सरकार ने कि हम आतंकी जो ठिकानों हैं उन पर हमला किए और हमने वो कार्रवाई की पीओके में, पाकिस्तान के बाद कश्मीर में, और वहाँ पर हमने इतने ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो उस समय जब प्रश्न उठाए गए थे कि किन ठिकानों पर कौन सा वीडियो आप जारी कर रहे हैं, उन वीडियो में क्या सच्चाई है, या कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जो कि डॉक्टर्ड लग रहे थे, जो कि लग रहे थे कि जैसे बना के प्रस्तुत किए गए हैं, वो सारे जैसे जवाब देना पड़ता था तो उस पर वो तुरंत जो इनकी मीडिया, इनके समर्थक चिल्लाते थे ये तो देशद्रोह है, आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सेना पर सवाल तो खड़े हो नहीं रहे थे। और अभी इस बार जो सबसे दिलचस्प बात है सर,
कि सेना खुद सवाल खड़ी कर रही है सरकार। दो वरिष्ठ सेना के अधिकारी जो विदेशों में गए या जिन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने सरकार के इस दावे को खारिज किया कि जो ये इनकी मीडिया दिखा रही थी पहली बार कि हम पाकिस्तान के अंदर लाहौर पे कब्जा कर लिए हैं और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिए हैं। यहाँ तक कि कुछ चैनलों का दावा था कि हम सीधे बालूचिस्तान तक पहुँच गए। वो सारा इतना हास्यास्पद था कि पूरे दुनिया हंस रही थी इस मीडिया पर, जिस मीडिया का जो रैंकिंग है 186 देशों 186 कंट्रीज में इंडिया का रैंकिंग 161st है। वो लग रहा था कि और भी खराब स्थिति में अब जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो संसद सत्र चल रहा है, इसमें सबसे गंभीर बात ये हुई है कि जिस प्रधानमंत्री को सत्र के दौरान और जो पहलगाम में जो परिस्थिति हुई उसके बाद पहली बार संसद का इस तरह का सत्र चल रहा है जहां उनको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, अन्य पार्टियों के सांसदों और विपक्षी दल को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उसको वो दरकिनार करके एक किसी छोटे से देश या कहीं इनको पता नहीं कहाँ से कोई अवार्ड देता है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये चले गए। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि सरकार सच्चाई बताना नहीं चाहती है या सच्चाई सुनना नहीं चाहती है। तो जनता को दोनों ही तरह से एक तरह से उनके जो सूचना के अधिकार है उस पर एक प्रहार हो रहा है और देश की सुरक्षा मानकों पर कितना अधिक सरकार सजग है, सतर्क है, वो कोई तय नहीं कर पाएंगे। चुनाव में जो ये बोलेंगे उसी पर लोग को विश्वास करना पड़ेगा। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अहम बात बोली है, उसी में मैं आगे उससे कंटिन्यू करूंगा। और काफ़ी अहम बात है कि अगर कोई बात करता है देश के ऊपर कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो उसे सैनिक कार्रवाई के ऊपर जो है बोल दिया जाता है कि उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो देशद्रोह की बात करनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ तो खुद सेना के अधिकारियों ने ही सवाल खड़ा किया है। उसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम में जो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते समय हम ये नहीं जानते कि समय पर कभी पूरा होगा भी कि नहीं। और समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है। हम एक भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोच सकते जो कि समय पर पूरा हुआ हो। हम सबसे बड़ी बात, हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने कहा। उसके बाद इंडोनेशिया में जो भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायु सेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को गिराने का या बनाने का, आतंकी ढांचे पर को निशाना बनाने का निर्देश था। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला न करने का भी निर्देश था। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी ने बोला, सीनियर थे वो, कि पुराने हथियारों के साथ हम आज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और इसके अलावा जो हमारे मोदी जी के खास मित्र जिसके कि किसी भी बात का खंडन मोदी जी, अमित शाह या भारत सरकार या गोदी मीडिया नहीं करता है, उन्होंने खुद कहा, ट्रंप ने, कि भारत पाक युद्ध में 5 लड़ाकू विमान गिरे। तो इस बात की जो आपने बात बोली कि जो हमारी सेना है, सेना के कुछ अधिकारियों ने खुद ही सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसे में क्या हम उसको देशद्रोह बोलेंगे? क्या हम सैनिक कार्रवाई पर सवाल बोलेंगे, खड़ा करने का बोलेंगे? सवाल तो ये है ना सर कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी एक युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद जो है सवाल उठा था कि इस युद्ध में हमारा क्या नुकसान हुआ है, उस नुकसान की क्या वजह है और हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदा कमेटी बनाई थी और कहा था कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखे। लेकिन यहाँ पे तो जब मोदी सरकार है तो हर बात को, हर चीज को छिपाया जाता है। 2 सर्वदलीय बैठक हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेके, दोनों में मोदी जी नहीं गए। अब पार्लियामेंट शुरू हुई है, 2 दिन बाद ही मोदी जी गए। विदेश में घूमना समझ नहीं आता, तो अब ये कहते हैं सत्तारूढ़ वाले कि विपक्ष जो है संसद नहीं चलने देता, संसद में पैसा खराब होता है, करोड़ों रुपए रोज के खराब होते हैं। उनसे पूछिएगा कि मोदी जी के लिए संसद कितनी महत्वपूर्ण है। वो तो विदेश के दौरों में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे देश,
और क्या वहां पर कमा के ला रहे हैं, क्या वहां पर कुछ रिश्ते बना के ला रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति किसी से ये छुपा नहीं है। अब देखिए ना कि विपक्ष से जब कुछ पूछता है तो सत्ता पक्ष जो है आमतौर पे ये बोलना शुरू कर देता है कि जब मोदी जी कोई सख्त कार्रवाई करें तो उसे चुनावी स्टंट क्यों कहा जाता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद पर भारत का नया मजबूत संदेश नहीं है। तो कुल मिलाकर उनका ये है कि जो भी कुछ किया जाता है वो सब ठीक है, विपक्ष जो भी कुछ पूछता है वो ठीक नहीं है। जैसे वही दोबारा से मैं अब रिपीट करना चाहूंगा कि जब विपक्ष कुछ पूछेगा तो फिर दोबारा से रिपीट करेंगे कि जब मोदी जी शक्ति दिखाते हैं तो उन्हें उसे चुनावी स्टंट क्यों कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद देखिएगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट शुरू हो गई है और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। विदेश में क्या हासिल हो रहा है सर। पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 80 बार इन्होंने विदेश यात्राएं की और 72 देशों में ये गए, क्या कमा के लाए, क्या हासिल करके लाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश हमारे साथ नहीं था। तो हमारी विदेश नीति क्या है, क्या ये विपक्ष को पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। ये विपक्ष पूछ रहा है तो गुनाह कर रहा है। आपने सही कहा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जो अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था या जो बयान दी थी, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो देश के समक्ष परिस्थिति है और हमने सेना को आदेश दिया है कि वो सिर्फ ऐसे ठिकानों पर हमला करें जहाँ पर आतंकी गतिविधियां चल रही हैं या जिस पर आतंकी गतिविधियां हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक टिप ऑफ कर दिया था पाकिस्तान की सेना को। और जो आपने कहा इसमें अब कई सारी सूचनाएं मिल रही है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे थे कि मेरे हस्तक्षेप से इस देश में भारत ने जो ये जो सीज फायर किया वो मेरे हस्तक्षेप से किया। उन्होंने ही बयान दिया कि 5 जेट गिराए। अब देखिए ये बड़ी दिलचस्प पहलू है कि दुनिया के देश ये जानने में उत्सुक थे कि जो चीनी सैन्य प्रणाली है जिसमें मिसाइल जो है उनकी M31 या ऐसे कुछ नाम है, उस मिसाइल प्रणाली के द्वारा जो भारत के बहुत ही उच्च किस्म के जेट जो फाइटर जेट्स थे, खासतौर से राफेल जिसके बारे में बहुत दावा की जा रही थी, उसको कैसे उन्होंने गिराया। तो वो ये सारी जानकारियां अपने अपने मीडिया में दे रहे थे और ये बहस कर रहे थे। चूंकि वो तिजारत यानी बिजनेस करते हैं तो उन्हें अपने जो सैन्य प्रणाली है उसको बेहतर दिखाना है। तो उनको जानना पड़ेगा कि अगर दुश्मन देश यानी कि चीन ने बेहतर बनाया है तो उसको किस तरह से बेहतर बनाए। तो उस बात पर कई डिबेट्स हो रहे थे फॉरेन मीडिया। तो हमारी जानकारियां तो सब वो दे ही रहे थे। अब उसके ठीक विपरीत हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमने सारे मिसाइल्स जो थे और जो मलबा गिरा दिखा भारत में वो मलबा मिसाइल्स के थे, जबकि यहाँ पर विदेशी मीडिया दिखा रहा है कि ये जो मलबा है जो भारत के जेट्स हैं उनके जो अवशेष गिरे हुए हैं उसको उन्होंने मंगवाया था और ये भारत की ओर से ऐसी सूचना है कि वो विदेशों को दी भी गई। तो हम समझते हैं कि ये एक गंभीर विषय है कि जब विदेश के ताकतें और ख़ास तौर से ऐसे देश जान रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या परिस्थिति है, हमारी किस तरह से सैन्य प्रणाली काम कर रही है, किस तरह से सेना को आदेश दिया जा रहा है, कितना हद तक उनको एक प्रकार से लिबर्टी दी गई है अपने काम करने के लिए, देश की सुरक्षा को अमल में लाने के लिए। अगर उसमें कमी की गई और उसके कारण भारत के सेना को नुकसान पहुंचा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और ये बात आप छुपा लेंगे, आज छुपा लेंगे, कल अगर आप सत्ता से हटेंगे तो बहुत सारी बातें देश के सामने आएंगी। तो देश का जो नुकसान होना होगा वो तो हो चुका है। हमारे से हमने अपने जेट्स खोए वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। हमने बहुत उत्कृष्ट किस्म के हमारे पायलट्स जो थे उनकी भी जाने गई और ये सबसे अधिक चिंता और शोक का विषय। तो ये और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये विदेश जा रहे हैं। हम समझते हैं कि कोई भी देश भारत के लिए आपने सही कहा
और ये पॉइंट टू बी नोटेड है, पूरे देश के सामने ये जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ कोई एक राष्ट्र जो कि मायने रखता हो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में, राजनीति में, वो हमारे साथ खड़ा नहीं था। और उसके साथ साथ खास चिंता की बात यह थी कि जो जिस देश पर को हम आरोप लगा रहे थे आतंक को एक तरह से प्रश्रय देने का उनको, और उन पर हमला भी इसी वजह से किया गया, भारत द्वारा किया गया, उस हमले के पीछे जो देश है उसको दो उपलब्धियां इसी दौरान प्राप्त हुई। पहली उपलब्धि ये थी कि जो देश बैंकरप्ट हो रहा था उसको आईएमएफ से उसका जो एक लोन का एक बड़ी राशि और रकम रिलीज की गई, जिससे उसके जो अर्थव्यवस्था और सैनिक व्यवस्था बेहतर बन सकी या बेहतर बनने की स्थिति बनी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जो जगह है, जो जगह एक सर्कुलेशन के हिसाब से कुछ राष्ट्रों को मिलता है जिसमें भारत को मिलना चाहिए था, मिली हुई भी है पहले, लेकिन अभी भारत के लिए यह भी चिंता का विषय था कि भारत को नहीं मिले लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, और वो जगह पाकिस्तान को दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डिनर पे बुला रहे हैं, ये हमारे जो साहब कह रहे हैं कि हमको बोले हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, आप वहाँ गए ही हैं तो घूमते हुए हमारे यहाँ से भी चले जाइएगा। जैसे कि कोई गया हुआ है दिल्ली तो कोई बात नहीं, मेरठ भी होके चले आइएगा, मैं मेरठ में रहूंगा, आपसे मिल लीजिएगा। और वहाँ जी जी, और वहाँ देखिए वो जो हमारे दुश्मन देश है उसको डिनर पे बुला रहे हैं और वो फोटो रिलीज की जा रही है, या अमेरिकी राष्ट्रपति। और देखिए मैं महेश जी, सबसे मुझे कई चैनल्स पे मैं बोल भी रहा था, एक थोड़ी लाइटर वेन में एक चैनल था है IBN, वो नेताजी लपेटे में कार्यक्रम रखते हैं, आज 7:55 में उसका ये होना, एयर होना, उसमें वो पूछ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतने नाराज क्यों, हमारे देश के जो नागरिक उनको वो चुन चुन के जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विदेशी घुसा है, तो वो खुद कहते हैं कि ये भारतीय जो है घुसपैठिए आ गए, इनको भेजना है वापस तो भेज दो, जैसे आपने नेपाल के नागरिकों को भेजा या कुछ और देशों के नागरिकों को भेजा, तो उनको तो हवाई जहाज पे बिठा के भेजा। हमारे देश के नागरिकों को आपने हथकड़ी लगाकर सिकड़ों में चेन में लगाकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय ढंग से अपमानित करते हुए, देश की छवि को धूमिल करते हुए, और आपने सेना के मालवाहक जहाज में उन्हें बिठा के ऐसे भेजा कि अगर वो उनके जो बच्चे थे या जो लड़के थे या जो महिलाएं थी उनको भी उसी परिस्थिति में आपने भेजा कि टॉयलेट भी जाएंगे तो उनके साथ चेन जो है वो जाए, और उसके बाद आप भेज रहे हैं, तो हमारी क्या प्रतिष्ठा रह गई? ये किस चीज की बात कर रहे हैं? और इनके मुंह से एक शब्द निकला क्या? निकला, एक शब्द नहीं निकला। एक तो हम अपने देश को कह रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में, हमारा देश तो अपमान के जो दौर से गुजरा है, और रोज ये कहता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि हमने $21 मिलियन दिए चुनाव में बेहतर वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए, और ये भी पूछ रहे थे कि भाई हम क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर अखबारों ने कहा कि ये जो राशि दी गई वो राशि बांग्लादेश को दी गई, तो उन्होंने दोबारा संवाददाता सम्मेलन करके कहा जी नहीं, ये भारत को दी गई। तो फिर ये कहे भारत को दी गई तो कांग्रेस को दी गई, तो तिबारा उसने तीसरी बार संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम लेते हुए कहा कि हम अपने मित्र को ये दिए। आज तक चुनाव आयोग बिहार में इतना कुछ कर रहा है नाटक, उसने बताने की जहमत की कि वो राशि किसके पास आई? क्या क्या प्रधानमंत्री ने सदन को या इस देश को बताया कि $21 मिलियन जो कि 187 लाख रुपए होते हैं, सॉरी करोड़ रुपए होते हैं, वो रुपए का क्या किया गया, ये अभी तक किसी को पता नहीं। तो हम देखिए, सुरक्षा महेश जी सिर्फ देश की सेना नहीं करती,
आपकी अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित रहनी चाहिए। जी आपके बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। देश वित्तीय से चलेगा। लेन देन होता है, आप कह रहे थे कि इस देश में काला धन हम रोक लगा देंगे। अभी 2 हफ्ते पहले फिगर आया है कि जो स्विस बैंक्स में भारत की जो काले धन की राशि है वो 3 गुना बढ़ गई। कौन दिया 3 गुना? कहाँ से गया? किसके संरक्षण में गया? किसके सरपरस्ती में गया? कौन दावा करता था कि हम 15 लाख वहां से लाएंगे तो लोगों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम 15 लाख दे देंगे। आज वो कहते हैं कि उनके गृह मंत्री कहते हैं कि ये तो जुमला था, आप क्यों विश्वास कर ली? तो हम तो हर चीज पे विश्वास कर ही रहे थे। देश की जनता इन पर विश्वास कर ही रही है, अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं और अभी भी देश के अंधभक्त तो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो आप देश को क्या दे रहे हैं ये बताना जरूरी है। देश सुरक्षित है कि नहीं और किस तरह से सेना के द्वारा, वित्तीय स्थिति के द्वारा और हमारे जो देश को टारगेट कर रहे हैं ऐसे देश, खासतौर से इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया क्योंकि चीन का नाम लेने की इनको हिम्मत नहीं है, घिघी बन जाती है, मुंह में ताले लग जाते हैं। हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने हमारी ले ली है, ये बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं सकते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, कभी आपको लगता है कि कभी ये इतिहास में ऐसा हुआ हो कि कोई सर्वदलीय बैठक हुई हो और उसके अंदर प्रधानमंत्री ना गए हो, वो भी जब इतना महत्वपूर्ण इशू हो कि दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई हो या घोषित युद्ध चल रहा हो, और नंबर 2 संसद चले और प्रधानमंत्री जो हैं विदेश निकल जाएं घूमने, और विदेश में भी क्या हासिल करने जा रहे हैं जनता को बता के नहीं जाते, क्या हासिल करके आए हैं वो जनता को नहीं बताते, सिर्फ विदेश घूम के आ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा कभी पहले कोई हुआ है कहीं? जी जी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति देश में भी कभी हुई। कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश की स्थिति को छोड़कर, देश की को के संसद सत्र को छोड़कर, जो कि जनतंत्र में ये अलिखित रूप से तय किया जाता है कि देश की जो लोकतंत्र है उसके लिए संसद की कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण होती है और अनेक परिस्थितियों में ये बताया जाता है कि हम इस काम में नहीं शामिल हो पाएंगे क्योंकि संसद का सत्र इस दौरान चल रहा है। यानी कि सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो इस बात को तरजीह अधिक देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि चूंकि देश की संसद सत्र में है तो हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी, जो भी कहना और सुनना होगा हम संसद में सुनेंगे, लेकिन हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। अब ये कौन से देश चले जाते हैं, कौन वो कुछ वीडियोस ऐसे भी आए। अब ठीक है, अफ्रीका के कई देश से हमें नज़दीक रहना चाहिए, लेकिन इसके पहले आपको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है कौन से देश में आपके राजदूत जाएंगे, कौन से देश ऐसे हैं जहाँ के सिर्फ आपके राजदूत से जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उन्हीं के जाने से पर्याप्त होगा, और कोई ऐसा आपका निजी कहीं संबंध है तो वो निश्चित तौर से आप, लेकिन ये इनका कोई संबंध तो है नहीं कहीं ऐसा जिनके साथ था वो रोज ऐसी बातें कह देते हैं कि देश की प्रतिष्ठा, इनकी प्रतिष्ठा जाए तो अलग बात है, ये तो पूरे देश की प्रतिष्ठा जाती रहती है और ये बताते नहीं है, मुँह सी लेते हैं, कुछ भी नहीं संसद में बताना पड़ेगा तो ये है नहीं। संसद में एक बड़ी इस लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक चल रहा है बिहार में। एक जिनको चुनाव निष्पक्ष ढंग से करना है वो ट्विटर पर आजकल पोस्ट कर रहा है फैक्ट चेक। वो नहीं देख रहा है कि देश के एक वरिष्ठ पत्रकार जो आजकल यूट्यूब चला रहे हैं, रोज अपने वीडियोस डाल रहे हैं, उनका फैक्ट चेक एक बार करके बताइए। सही बात है, ये बात कर रहे हैं कि जो गलती सामने आ रही है उसको देखिएगा। नहीं वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा और उसमें कर्नाटक में उसका इन्होंने फैक्ट चेक किया, फैक्ट चेक करके और ट्विटर पे बताना ये काम है चुनाव आयोग का। तो आप फिर क्यों नहीं बताते हैं कि जो वीडियोस रोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिस पर आपने FIR कर दिया अजीत अंजुम जी पर, उनकी वीडियोस जो आ रहे हैं उस वीडियोस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं देश को,
और देश के सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, निष्पक्ष और एक ऐसा चुनाव कराना जिसमें जनता का विश्वास हो, उस विश्वास प्राप्त कर सक रहे हैं। और ये पूरे भारत में संदेश चला गया है, एक एक राज्य में, छोटे जगहों पर और बिहार के गांव-गांव में चला गया है कि ये चुनाव जो अभी हो रही है, इसको न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष लड़ रही है, बल्कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी गठबंधन है संवैधानिक संस्थाओं के साथ और उनके दुरुपयोग के साथ, उसके साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं मानता हूं कि जनता इनको जवाब देगी। जिस डॉक्टर साहब, जो मानसून सत्र है उसके अंदर अब जो इशू आना है वो तो जाहिर सी बात है यही रहेगा। पहलगाम वाला काफ़ी प्रमुखता से रहेगा, आतंकी हमला वाला, और सिंदूर भी। हम ये जानना चाहेंगे कि हर बार ये बोल देते हैं कि जब भी विपक्ष कुछ बोलता है तो फिर वही बात को बोलेंगे सत्ता पक्ष वाले कि ये तो जो है हम सैन्य कार्रवाई पर सवाल खा रहे हैं। सर ये देखिएगा कि जब एक सेना का अधिकारी खुद बोलता है कि जो हमारे पास हथियार हैं वो पुराने हैं, उनसे मौजूदा समय में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एयर चीफ मार्शल बोलते हैं कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हथियारों को लेकर वो समय पे पूरे नहीं होंगे, हमें पता है, और फिर भी हमें साइन करने पड़ते हैं और आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो सर क्या संसद के अंदर आपको लगता है कि आतंकी हमला जो हुआ पहलगाम का, जिसमें माफी चाहूँगा 4 या 5 आतंकी थे, उनका कुछ पता नहीं चला है। सीज फायर हुआ तो सीज फायर किन शर्तों पर उनका नहीं पता चला है। ये 5 आतंकवादी या 4 आतंकवादी जिन्होंने हत्याएं की हमारे भारतीयों की पहलगाम में, उनको पकड़ने के लिए क्या बात पाकिस्तान से की, उस पर कोई बात नहीं बताई गई है। हमारा क्या नुकसान हुआ, कितने लड़ाकू विमान गिरे, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहाँ से अलग बात है कि ट्रम्प जो है वो बताते हैं कि हाँ 5 लड़ाकू जेट गिरे। तो सर इन सब बातों का आपको क्या लगता है विपक्ष कोई जवाब देगा? और वो भी तब जब मोदी जी तो विदेश घूम रहे और अगर उतने गंभीर होते तो सर्वदलीय बैठक में भी जाते और संसद के सत्र में देश में भी रहते। तो आखिरी सवाल बस यही है कि आपको क्या लगता है कि कुछ निकल कर आएगा क्या? नहीं, आना तो पड़ेगा। देखिए अभी जो देश के सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राज्यसभा में एक डिबेट की शुरुआत की और जो उन्होंने उनको 2-3 मिनट ही दी गई थी, उस दिन बड़ी असहज लग रहे थे जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो उनको जो बोलने दी गए उसी में बहुत सारी बातें ऐसे आ गई कि पूरे राष्ट्र को जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए वो पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स उनके उस वक्तव्य में नजर आ गए, जिसमें आपने बताया सबसे प्रमुखता से उन्होंने जो बात उठाई वो बात था कि पहलगाम में जो भी हुआ उसकी विस्तृत जानकारी और एक जिम्मेदार शासन के तरफ से जो जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए देश की जनता को वो आप दें। लेकिन उसके बजाय वहाँ पर वो जो वहाँ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने ये इतना तक कह दिया कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। यानी कि जो सदन की कार्रवाई जो चलाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो बातें उनको तय करनी चाहिए, वो ये एक प्रकार से बहुत अहंकार लेकर एक लोकतंत्र की प्रक्रिया को धता बताते हुए एक लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको कुचलते हुए इन्होंने वक्तव्य दे दिया। अब किन परिस्थितियों में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, ये तो पूरे देश के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा कि मैं मेडिकल रीजन से जा रहा हूँ। अब पता चला है कि जो 2 बड़े डॉक्टर इनको फ़ोन किए तो उसमें एक डॉक्टर वही थे जो सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वो अपने वही एक मेडिकल सर्टिफिकेट इनको जारी किए। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के फ़ोन पर इनको इस्तीफा देना पड़ा। उस पर भी उन्होंने ये जरूरी समझा कि देश को बताएं कि सही बात क्या है, या अगर वास्तविक रूप से वो बीमार होते या वो ऐसे रीजंस होते तो उसको भी देश के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाहिए। न वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और न ही जो भारत का जो चुनाव आयोग है
वो अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की परिस्थिति के बारे में कोई सीधे सीधे डॉक्टर साहब आप पत्रकारों ये से भी रूबरू देखिएगा कि हाँ, सवाल ये भी है कि अगर उपराष्ट्रपति जी कोई बीमार थे तो उनसे पूछिएगा कि राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद पर रहकर उनको ज्यादा सहूलियतें मिलती देश विदेश में इलाज की, या इस पद से हटने के बाद मिलेंगी। नंबर 2, सर अगर वो बीमार थे तो सर सवाल ये उठता है कि बीमार अगर कोई होता है तो अपनी बीमारी में जाता है, बीमारी का इलाज होने के बाद वो बाहर आता है, देखता है कि हाँ भाई मैं बीमार रहा, मेरा इलाज हुआ और अब मेरा इलाज होने के बाद मेरी क्या हालत है। ऐसे हालत कहीं कुछ नहीं दिखे। तो और तीसरी बात ये सर कि भाजपा के किसी भी मंत्री ने मतलब जब इनको कोई विदाई समारोह होता है कुछ नहीं, उनके समर्थन में कोई बात बोली हो कुछ नहीं, और 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनका जो सरकारी बंगला वो तक खाली करा दिया गया। ये भाजपा का क्या सर रवैया है, क्या चरित्र है, क्या कामकाज है, कुछ समझ में ही नहीं इनका नहीं आता है कि कम से कम जो आपके अपने हैं बेशक से आपने उनको हटवाया, फोन किया, आप उनसे नाराज हुए किसी भी बात पे, लेकिन कम से कम जनता के सामने तो ऐसा ना कीजिए ना कि एक नेता होके भी आप इस प्रकार का आचरण दिखाते कि जनता ही सब समझ जाती है कि हाँ क्या सच है और क्या झूठ है। इनकी पुरानी आदत है ये जो भी निर्णय लेते हैं और जिस तरह से ये काम करते हैं उसमें एक जो होना चाहिए कि सभी को समान रूप से देखना। ये अगर ऐसा भी करते कि अपने ही सांसद हो, इनके कई सांसद हैं जो कई महीनों तक घर खाली नहीं किए, जो हाँ। हार जाने के बाद भी वो दिल्ली में जो उनको अलॉटेड बंगलो था या बड़े फ्लैट्स थे वो उनको वो रखे। और देश के जो पुराने सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस हैं वाई चंद्रचूड़, वो भी अपने आवास के रहने का समय बढ़ाने की मांग किए हैं और एक समय में वही बहुत कड़े निर्देश दिए थे कि तुरंत खाली करा दिया जाए। राहुल जी के बंगले को उनको जो अमान्य घोषित किया गया सांसद के रूप में, तो उसके तुरंत वो खाली कराया गया उनका बंगला। तो जगदीप धनखड़ जी ही नहीं, पूरे के पूरी जाट समाज यह समझ चुकी होगी कि इस शासन में उनकी क्या स्थिति है। वो अभी तक बड़ी जोर शोर से उनमें से कई लोग एक अंधभक्त की तरह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पक्ष सड़कों पर बातचीत में बड़ी उग्र दिखाई पड़ते थे। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके ही जो समुदाय के हैं और जो भारत के बहुत सर्वोच्च पद पर जो दूसरे नंबर के सबसे बड़ी पद है उपराष्ट्रपति, उस पर जो थे शासन कर रहे थे, जो उस पर थे, उनको जब हटाया गया तो इस तरह से एक अपमान भरा हुआ एक तौर तरीके से क्यों हटाया और उसका जवाब कौन देगा। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के सभी नागरिकों को भी सम्मान देना है और देश की मान मर्यादा रखने वाले जो बड़े पदों पर हैं उनकी तो इज्जत जरूर होनी चाहिए। और भले ही वो अपना जो वक्तव्य दें हम उनसे सहमत हों या नहीं सहमत हों, लेकिन जो उनके पद के अनुरूप जो उनकी मर्यादा है, जो उनके दायित्व है, जो उनका अधिकार है, जो उनके लिए सम्मान होना चाहिए, व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों को रखना ज़रूरी होता है। तो ये नहीं किया गया और ये इसको मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और मैं समझता हूँ आप भी इसको ठीक नहीं करें। जैसे डॉक्टर साहब आखिरी में बस अब यही कहना रहेगा हमारा कि अगर कोई जानना चाहे, खास करके विपक्ष, और विपक्ष संसद में पूछ रहा है, बाकायदा मानसून सत्र चल रहा है, उसके अंदर अगर वो ये जानना चाहता है कि पाक के जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर के अंदर पहलगांव में, वो किन्होंने किया, वो आतंकवादी कहाँ हैं, सीज फायर किन शर्तों पे हुआ, पाकिस्तान से इन आतंकियों को पकड़ने को लेकर या सुपुर्द करने को लेकर क्या चर्चा हुई, हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हमारा क्या नुकसान हुआ, उसमें क्या खामियां रहीं। तो सर कम से कम ये जो पूछना है कि देशद्रोह नहीं रहेगा, जैसे कि आपने खुद बोला कि जो हमारे सेना के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने तक ही इस पर सवाल उठाए हैं। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्राओं पर जो इतना समय देते हैं वो संसद में आकर इनका जवाब दें। और जो कि विपक्ष ही नहीं बल्कि आप और हम और पूरी जनता ही जानना चाहेगी कि ये जो सवाल हैं आखिर इनका जवाब क्या है।
डॉक्टर साहब नमस्कार। Yes. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।